Good morning, plus one class. I am Ankush Kataria, political science teacher, and in front of you, in starting the next part of the video, in which we are going to study about the movement related to the environment, the movements which were started to save our environment. We will read in this topic. So let's start. And you know very well, today there is a need to save our environment. It is our chapter also. So let's study about this topic. So first of all, it is written there. First thing कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर जगह जो है पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और इन आंदोलनों को सिर्फ कंट्री के अंदर ही नहीं चलाया जा रहा, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लोकल संस्थाएं भी हैं, वो भी इस पर्यावरण को बचाने का पूरा काम कर रही हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, या इसके पीछे हम लोग बात करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आज हमारा एनवायरनमेंट है तो हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर अब हमारा एनवायरनमेंट ही खराब हो जाएगा तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो अर्थ के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मौजूदा पर्यावरण की मुख्य विशेषता और उसकी विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या रीजन है, सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण के देशों के वनों पर सबसे अधिक दबाव है। क्यों? एज आई टोल्ड यू कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। The developed countries belongs to the northern hemisphere. Northern hemisphere में developed countries है, और developed countries आज के इस environment के ऊपर डिस्कस करना चाहती है। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो देश है, जिनको आजादी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको आजादी मिली है, जो फ्रीडम मिली है, उन देशों पर सबसे अधिक जरूरत है और उनके वनों के ऊपर सबसे अधिक दबाव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है, उन्होंने अपने नई डेवलपमेंट करनी है। तो उन डेवलपमेंट के साथ साथ सबसे अधिक जो दबाव आ रहा है वो वनों के ऊपर सबसे अधिक दबाव आ रहा है। इन देशों के अंदर अगर हम बात करें तो अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, these are the some countries on which a totally pressure is there on their forested area। क्योंकि इनके फॉरेस्टेड एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। क्योंकि अगर किसी भी तरह की डेवलपमेंट की जाती है या किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। दूसरा अगर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वो आ जाता है खनिज उद्योग, मिनरल इंडस्ट्रीज। आज मल्टीनेशनल कंपनी जो है उन्होंने अपने सेटअप, या इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है कि उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगा ली हैं और वो मिनरल्स जो है वो निकाल रही हैं धरती के इंटरनल कोर से, और धरती के जो गर्भ से जिसको बोलते हैं वहां से इन मिनरल्स को जो है वो निकालती जा रही हैं। लिबरलाइजेशन आने की वजह से, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, उदारीकरण की वजह से ये इंडस्ट्रीज दुनिया के सभी भागों में फैलती जा रही है और वहां से ज्यादा जो है वो मिनरल्स निकाल रही है, जिससे कि उस देश के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे कि उस देश के वाटर रिसोर्सेज को, वहां के एनवायरनमेंट को, वाटर रिसोर्सेज को, ये सारी चीजें जो है वो उनकी खराब होती जा रही है। इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो एक कंट्री के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल आता है कि फिलीपींस देश का एक एग्जाम्पल आता है कि एक फिलीपींस ऑर्गेनाइजेशन था, एक फिलीपींस समूह था जो कि ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। So दिस इज द वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। और
जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है के खिलाफ अभियान चलाया था। यानी कि फिलीपींस लोगों ने अपने ही देश के अंदर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जो कि वहां से मिनरल्स जो थी वो दोहन कर रही थी या मिनरल जो थी वो निकाल रही थी, तो उसके खिलाफ एक अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। यानी कि इस कंपनी का जो इस कंपनी को अपोज किया गया वो ना केवल फिलीपींस के अंदर किया गया बल्कि खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसके खिलाफ पूरा विरोध किया गया। इसके अलावा कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी किए गए। एज यू नो वेरी वेल के टुडे एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू गेट इलेक्ट्रिसिटी टू मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स ऑन द रिवर्स। आज हर कंट्री जो है वो बांधों को बनाकर या बांध बनाकर जो है वो सस्ती से सस्ती बिजली बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि अगर बांध बना के बिजली बनाई जाती है तो उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। आज ये बांध जो है वो किस तरह से जो बनाए गए थे, एक मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए थे, लेकिन इनका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसमें बता रहा है कि कुछ बांधों के लिए भी जो है वो आंदोलन चल रहे हैं। ऑन डैम्स मूवमेंट्स अगेंस्ट डैम्स। सो मूवमेंट्स अगेंस्ट डैम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया गया था, डैम्स को बनने से रोकने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था वो 1980 के अंदर चलाया गया था। और 1980 के अंदर चलाया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सबसे पहला मूवमेंट चलाया गया था 1980 में। 1980 में सबसे फर्स्ट मूवमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 1980 में जो था फर्स्ट मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर हम बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर थाईलैंड, अफ्रीका, टर्की, चाइना, इन सभी देशों में बांधों के लिए होड़ लगी हुई थी। बड़े बड़े बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होड़ लगी हुई है। और इन बांधों के ऊपर जो इन बांधों से बिजली बनाने को लेकर इनके जो था वो रोक भी लगाया गया। इन देशों के अंदर इनके खिलाफ मूवमेंट भी चले। एक इंडिया के अंदर भी एक बड़ा फेमस मूवमेंट जो था वो इंडिया का नाम भी इसमें आता है। इंडिया के अंदर एक फेमस डैम जो था वो उसके खिलाफ जो था वो नर्मदा, जो इंडिया के अंदर चल रहा था मूवमेंट जो था वो भारत जो बात कर रहे हैं विरोधी देशी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। और भारत के अंदर जो था वो ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, सरदार सरोवर डैम जो था वो बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पे। तो इस डैम को जो है वो पूरी तरह से रोकने का काम किया गया। हालांकि 2018 में इस डैम को इनॉग्रेट कर दिया गया था हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन टाइमली जो है इसके ऊपर बहुत सारे मूवमेंट चलते रहे हैं ताकि इस बांध की कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, ताकि इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, क्योंकि इससे फायदा के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज्यादा है, जो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो 10th क्लास में। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति। अब संसाधनों की भू राजनीति, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिटिक्स रिलेटेड टू दीज रिसोर्सेज। आज रिसोर्सेज को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो ये रिसोर्सेज है किस कंट्री के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड फॉर द डेवलप कंट्रीज आल्सो। अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप कंट्रीज चाहती थी कि उनके लिए किसी भी तरह की जो तेल की आपूर्ति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तेल में बात कर रहा हूँ, मिनरल ऑयल जिसको हम पेट्रोलियम बात करते हैं, कि किसी भी तरह से मिनरल ऑयल की जो आपूर्ति है उसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए। मिनरल ऑयल की बात करते हैं। आज मिनरल ऑयल जो है वो
एक बहुत बड़ी बैकबोन बन चुका है, ना केवल सिर्फ विकासशील देशों के लिए बल्कि विकसित देशों के लिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बड़े बड़े देश, अगर हम बात करते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी हर तरह से मिनरल ऑयल की आपूर्ति जो है बनती रही। सिर्फ डर एक ही बात का था, जो यूएसएसआर एक ऐसा देश था जिससे कि इन देशों को लगता था कि वो किसी तरह से उनकी ऑयल की आपूर्ति के अंदर किसी तरह से बाधा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम द कंट्री वाज वेरी वेरी पावरफुल। आप लोगों ने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी कंट्री जो थी वो पूरा वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए यूएसएसआर। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में द कोल्ड वॉर इरा, शीत युद्ध का जो दौर था, उस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ना हो। और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षा आपूर्ति को बनाए रखने की है। आज अगर हम बात करें तो विश्व का 30% जो तेल है, मिनरल ऑयल का 30% जो मिनरल ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम देशों के पास, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया के रूप में जो है वो उनके पास पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया जो है वो 30% ऑयल की जो आपूर्ति है पूरी दुनिया में, 30% ऑयल की आपूर्ति जो है वो वेस्टर्न एशिया के जो देश है वही पूर्ति करवाते हैं। अगर हम इन देशों की बात करते हैं तो आज इन देशों के पास लगभग पूरी धरती का 64% ऑफ टोटल ऑयल इज रिजर्व्ड टू वेस्टर्न कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इराक, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न एशिया, जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं, इन जैसे देशों के पास जो है वो आज 64% टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, जितना हमारी धरती का ऑयल है उसका 64% जो तेल जो है वो लगभग इन्हीं देशों के पास रिजर्व है। और ये पूरी दुनिया का तेल भंडार का तकरीबन 1/4 टोटल 1/4 जो है ऑफ टोटल ऑयल इज हैविंग अलोन इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का 1/4 तेल जो है वो भंडार मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इराक का नंबर दूसरे पे आता है, सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा नंबर जो है इराक के आता है। और इराक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन, भारत जैसे देशों में जो है वो तेल की खपत होती है जो इराक के द्वारा की जाती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत ज्यादा दूरी पर है। इसके अलावा जो अगला बात करते हैं आज हम, वो है वाटर, पानी की बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज। आज पानी को लेके कि कई बार जो कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज के लिए होगा। आज दुनिया के जितने भी वाटर रिसोर्सेज है वो दिन प्रतिदिन जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है। आज भी मिलियंस ऑफ पीपल दे आर नॉट गेटिंग द फ्रेश वाटर, उनको जो है वो फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और कुछ विद्वानों ने तो लगभग 21वीं शताब्दी को जल युद्ध के नाम से कहा, 21st सेंचुरी।
21वीं शताब्दी जो है वो जल युद्ध की जो है वो 21वीं शताब्दी को संज्ञा दी गई है। मिसाल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1950 और 1960 1950 टू 1960 1950 और 1960 के बीच में जो थी वो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इन तीनों देशों में एक पानी को लेकर युद्ध हुआ था। और क्योंकि ये सब लोग जो थे वो यारमुक रिवर के पानी को, यारमुक नदी के पानी को जो थे वो अपने रास्ते के लिए मोड़ना चाहते थे, जिससे कि इन तीनों देशों के बीच में जो था वो एक युद्ध हुआ था। उसके अलावा एक और जो पानी को लेकर देशों के बीच में तनातनी चल रही है वो है सीरिया, इराक और फरार। फिलहाल टर्की, सीरिया, इराक, इन देशों को लेकर जो है अभी एक फरात नदी पर बांध बनाने को लेकर इन देशों के बीच में जो है वो भी एक तनातनी चल रही है। ये देश भी जो है वो भी आपस में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। तो ये पानी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ कि आज इन रिसोर्सेज को लेकर कितने ज्यादा देश जो है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो ये रिसोर्सेज की कहानी थी। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आज संसाधनों की रिसोर्सेज को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है, जो कि आने वाले हमारे एनवायरनमेंट के लिए या आने वाले हमारे समाज के लिए जो है वो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थैंक यू।